नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना हिंदी प्रीवियस पेपर की सीरीज में। ये हमारी सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम अपना पूरा हिंदी के जितने भी हमारे पेपर हैं उन सबको कंप्लीट करते हुए चलते हैं। जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसे हम अपना पूरी डिटेल के साथ सोल्व करते हैं। यदि फ्यूचर में उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो हमारा गलत ना हो। शुरू कर लेते हैं अपना पहले क्वेश्चन के साथ। अपने नंबर काउंट करते हुए चलना, कितने नंबर बनते हैं ईमानदारी के साथ। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मनोहर श्याम जोशी जी की नहीं है। कौन सी रचना है जो मनोहर श्याम जोशी जी की नहीं है। पहले दिया गया है हम लोग, उसके बाद बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कैदी और कोकिला। कौन सी रचना है जो हमारे मनोहर श्याम जोशी जी की नहीं है। उससे पहले आपको याद रखना है इनके बारे में कि मनोहर श्याम जोशी का जन्म कब हुआ था, तो बताना 1933 में राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। जबकि इनकी मृत्यु कब होती है, तो बताना 2006 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जन्म कब हुआ, 33 में, और मृत्यु 2006। नेक्स्ट जो आपको याद रखना मनोहर श्याम जोशी के बारे में, इन्हें क्या बोला जाता है, भारतीय टीवी धारावाहिक का पिता। भारतीय टीवी धारावाहिक का पिता बोला जाता है मनोहर श्याम जोशी जी को। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। इससे पहले आपको याद रखना कि इनकी प्रसिद्ध रचना थी क्याप, और इस क्याप रचना के लिए मनोहर श्याम जोशी जी को 2005 में हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किस रचना के लिए, क्याप के लिए हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया मनोहर श्याम जोशी जी को। अन्य उपलब्धि जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, इनके महत्वपूर्ण जो रचनाएं पूछी जाती है, जैसे देखो हम लोग इन्हीं की रचना है, बुनियाद ये भी इन्हीं की रचना है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये भी इन्हीं की रचना है। जो ऑप्शन नंबर डी है कैदी और कोकिला, ये इनकी रचना नहीं है। तो फिर ये किसकी है, ये हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। किसकी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखना है कि इन्हें क्या बोला जाता है, तो इन्हें बोला जाता है एक भारतीय आत्मा, या एक भारत की आत्मा है, एक भारतीय आत्मा, इसे बोला जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, जबकि अब बात कर लेते हैं मनोहर श्याम जोशी के बारे में, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है, जैसे हम लोग है, हम लोग से मिलती हुई रचना आएगी इनकी। आपको याद रखना हम जात, हम लोग और हम जात महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो और आपको याद रखनी है, बुनियाद हो गई, हम लोग हो गए, उसके बाद आइए काका जी कहीं, अर्थात काका जी कहिए। उसके बाद मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम राही, हम राही इनकी महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद नेक्स्ट जमीन आसमान, जमीन आसमान, जमीन आसमान से अलग आपको याद रखना है एक आती है गाथा। गाथा किसकी रचना है, तो बताना मनोहर श्याम जोशी जी की है। उससे अलग जो आपको याद रखना है टाटा प्रोफेसर, टाटा प्रोफेसर, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो मनोहर श्याम जोशी जी की हमारे एग्जामों में पूछी जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। इससे अलग इनका एक प्रथम प्रायोजित सीरियल आता है। सीरियल का नाम आपने सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सीरियल का नाम है हम लोग इनका एक सीरियल है। कब प्रकाशित किया गया था, तो बताना 1984 को प्रकाशित किया गया था। तो ये उपलब्धि है मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा दूसरा, और क्या पूछा गया इसमें पूछा गया है लोकोक्ति, और लोकोक्ति पूछी गई है। क्या दिया गया है, लोकोक्ति पूछी गई है। लोकोक्ति में क्या है, ताते खूं जल मरु, क्या इसका अर्थ होता है, अत्यधिक खाना खाना, उसका जल्दी का काम शैतान का, अत्यधिक जल्दबाजी करना, उसके बाद घर वापस जाना। क्या अर्थ होता है ताते खूं जल मरु का, तो याद रखना अत्यधिक जल्दबाजी करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत जल्द आपको टोटल जितने भी हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्ति है सब एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी, जो लगभग 150-200 के करीब होने वाली है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है, गुप्त सूचना का आदान प्रदान किस पत्र के माध्यम से किया जाता है। क्या पूछा है, गुप्त सूचना का आदान प्रदान किस पत्र के माध्यम से किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गुप्त सूचना का आदान प्रदान पूछा किस पत्र के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हमारे, पहला दिया गया है परिपत्र, अर्ध सरकारी पत्र, आवेदन पत्र, प्रेस विज्ञप्ति पत्र। तो कौन सा पत्र होता है जिसमें गुप्त सूचना का आदान प्रदान किया जाता है, तो याद रखना जो हमारा अर्ध सरकारी पत्र होता है इसमें गुप्त सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है। सर ऐसे कैसे, ऐसे इसलिए होता है कि ये जो हमारा पत्र होता है ये गोपनीय होता है। कैसा पत्र होता है, ये गोपनीय होता है। ठीक है, जब गोपनीय होता है तो इसमें गुप्त सूचनाएं होती है, क्योंकि ये जो पत्र होता है एक तो गोपनीय होता है और ये व्यक्तिगत होता है, ये भी आपको याद रखना है। कैसा होता है, व्यक्तिगत होता है, क्योंकि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिख सकता है और वह व्यक्तिगत पत्र लिख सकता है और उसमें सूचनाएं जो देता है उसे गुप्त रखने के लिए भी कह सकता है। तो ये जानकारी है अर्ध सरकारी पत्र के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट और जो आपको याद रखना है, पूछा जाता है इस पत्र की शैली क्या होती है, तो बताना सर इस पत्र की शैली होती है उत्तम शैली, उत्तम शैली होती है। उससे अलग जो आपको याद रखना है इस पत्र के बारे में कि ये जो पत्र होता है हमारा ये टंकण विधि में छपता है। ऐसा पत्र जो हमारा टंकण विधि में छपता है बताना अर्ध सरकारी पत्र होता है। ठीक है, तो अर्ध सरकारी पत्र की ये चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पर्यायवाची से क्वेश्चन है, पूछा गया है सालूर किसका पर्यायवाची शब्द होता है, बताइए आपको किसका होता है। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, शेर, मेंढक, हाथी या घोड़ा। तो याद रखना जो हमारा सालूर होता है इसी से मिलता जुलता एक और होता है इसका दादुर। देखो सालूर दादुर मिलते जुलते। उसके बाद होता है मंडूक। क्या होता है, मंडूक। एक होता है इसका अनेकार्थी शब्द जो होता है हरि। उसके बाद होता है सातुर, सालूर अलग है सातुर अलग है। नेक्स्ट होता है भेक, और वर्षा में बोलता है तो वर्षा भू। ये किसके हैं सब, तो अब आपको पता चल गया हो ये हमारे मेंढक के पर्यायवाची। जो महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है, सालूर ही है जो ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन अन्य भी आपको याद रखने क्योंकि पर्यायवाची तो बाहर नहीं जाने वाले। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो दिया गया हमारा नेक्स्ट वर्तनी से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या पूछा है, कौन सा शब्द है हमारा जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होने वाला है। सौभाग्यशाली कौन सा शब्द होगा हमारा जो सही रूप प्रदान करेगा। ए बी सी डी सब में ये लिखा है, कौन सा रूप होगा जो हमारा सही होगा, तो बताना जो सौभाग्यशाली लिखा है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्जैक्ट सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, वर्तनी से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हमारा योग रूढ़ शब्द बताने कि क्या अर्थ होता है योग रूढ़ शब्द का। अब देखो पहले तो आपको ये याद रखना है कि दो चीज होती है अलग अलग होती है, बहुत को कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है रचना के आधार पर, रचना को बनावट भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद पूछे जाए कितने होते हैं, तो बताना सब 3 होते हैं। कौन कौन से जो हमारे होते हैं, पहला होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिन शब्दों की संधि ना हो सके या जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो खंडन होने के बाद। उसके बाद होता है दूसरा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी के योग से बने होते हैं, जैसे एक शब्द लिख देते हैं राजमहल। राजमहल हमारा कैसा शब्द है, ठीक है, तो ये हमारा यौगिक शब्द है। रूढ़ शब्द इस तरह से हो जाएंगे जैसे हम लिख देते हैं क्षेत्र। ठीक है, आप इसका खंडन करो, 6 अलग कर दो, 3 अलग कर दो, कोई अर्थ नहीं आएगा, तो वो होंगे हमारे रूढ़ शब्द। यौगिक जो योग से बनते हैं, तो राज और महल के योग से बना यौगिक शब्द। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा होता है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। सर योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, मैं तो आपसे हमेशा कहता हूं देखो इनकी परिभाषा पूछी जाती है। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो विशेष अर्थ रखते हैं। ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ रखते हो उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। सर समझ में नहीं आया तो आपको याद रखना ऐसे शब्द जो आपके बहुब्री समास में आते हैं।
बहुब्रीहि समास में जितने भी शब्द आते हैं हमारे सब योगरूढ़ शब्द ही होते हैं। जैसे लिख देते हैं दशानन, दशानन, या वीणा पाणी। अब दशानन बोल देने से किसकी बात हो रही है? रावण की बात हो रही है। वीणा पाणी से सरस्वती की बात हो रही है। तो विशेष अर्थ है दशानन बोल देने से किसका बोध हुआ? रावण का। वीणा पाणी से किसका हुआ? ठीक है, सरस्वती का। तो ये क्या हो जाएंगे? योगरूढ़ शब्द हो जाते हैं हमारे, याद रखना है। जो हमारा देखते हैं, जो क्वेश्चन पूछा है योगरूढ़ शब्द का अर्थ बताना है। अब देखो किसमें विशेष अर्थ दे रखा होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ रखते हो, ऑप्शन नंबर डी हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए, लेकिन जो क्वेश्चन है अलग अलग आते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? विकास की दृष्टि से पाली भाषा के बारे में पूछा है। विकास की दृष्टि से पाली भाषा के विकास का क्रम बताना है, बताइए। लिख देते हैं यहाँ पे, जो ऑप्शन नहीं दिए गए कोई बात नहीं, ए, बी, सी और डी, कौन सा हमारा सही होने वाला है ये आपसे पूछा गया है। अब देखो आपको एक चीज याद रखनी है, विकास की दृष्टि से पाली का पूछा है। सबसे पहले क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का काल दिया गया है। उसके बाद 500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 1 ईस्वी तक का काल दिया गया है। 1 ईस्वी है ये, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का काल दिया है। उसके बाद 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का काल। अच्छी चीज ये है कि जो चारों ऑप्शन है ऐसी चीजें बनेंगी कि आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। देखो यहां पूछा गया पाली का काल। अगर कभी पूछा जाए संस्कृत का कार्यकाल कितना है तो बताना। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक किसका काल रहा? बताना हमारा संस्कृत का काल रहा। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का जो कार्यकाल है ये हमारा पाली का है। किसका? पाली का। उससे अलग जो आपको याद रखना, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का जो कार्यकाल है ये हमारा प्राकृत का है। ठीक, उसके बाद 500 से 1000 तक ये हमारा अपभ्रंश का है। किसका है? अपभ्रंश का है। तो देखो सभी जितनी भी भाषाएं जो हमारी क्रम से आती है ना, क्रम जो लगाते हैं वो ये है। अगर कार्यकाल के आधार पर पूछा, ये एडवांस आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ सबका कार्यकाल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि जब कभी पूछा जाए 1000 के बाद किसका कार्यकाल शुरू होता है तो बताना। 1000 से शुरू होता है हमारी हिंदी माता का, और कब तक चलता है तो बताना सर ये तो चलेगा अब तक, अब तक चलेगा। तो हिंदी का कार्यकाल कब से शुरू होता है? कह रहा है 1000 ईस्वी से। हिंदी से पहले अपभ्रंश, उससे पहले प्राकृत, उससे पहले पाली और उस सबसे पहले संस्कृत। संस्कृत भाषाओं की जननी, भाषाओं की माता, ठीक है, या देवों की भाषा, देवताओं की भाषा, सब संस्कृत होता है। तो ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं, आपको सही से देख लेना। अब देख लेते हैं, पाली का पूछा था, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 500 ईसा पूर्व से 1000 नहीं है, बस 1 ईस्वी तक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। समझना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। आगे देखो, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और क्या पूछा गया है इसमें? हमें बताना है भारत की पहली राष्ट्रभाषा क्या थी। राष्ट्रभाषा पूछी गई है, हमारी पहली राष्ट्रभाषा क्या थी, क्या होगी हमारी राष्ट्रभाषा। ऑप्शन दे दिए गए हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत और हिंदी। देखो जो हमारी संस्कृत है इसे क्या बोलते हैं हम? देवों की भाषा। क्या बोलते हैं? देवी या देवों की भाषा, इसे बोलते हैं देवों की भाषा। और इसे ही बोलते हैं भाषा की जननी। जननी अर्थात माता। और सबसे प्राचीन भाषा ये तो है, ये तो सभी को पता है। अब एक चीज और बता देता हूं, देखो अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन भाषा तो संस्कृत है, और पूछा जाए सबसे प्राचीन बोली तो बता देना ब्रज है। ठीक, बोली आएगी तो ब्रज और भाषा आएगी तो संस्कृत। बहुत जल्दबाजी या गलती कर देते हैं, याद रखना है। अब बात कर लेते हैं फिर, जहां पे संस्कृत के बारे में, इसे क्या बोलते हैं? देवों की भाषा और भाषा की जननी भी इसे बोलते हैं। सबसे प्राचीन तो संस्कृत होती है। पाली के भी कुछ नाम है, जैसे पाली को क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे बोलते हैं? पाली को। किस व्यक्ति ने घोषित किया था इसे भारत की भाषा तो बताना। सम्राट अशोक द्वारा घोषित किया गया था। अन्य नाम कुछ पाली के तो बताना। पाली को और बोलते हैं हम अपनी जनभाषा। भारत की पहली जनभाषा क्या थी तो बताना, पाली थी। भारत की पहली राष्ट्रभाषा तो भी हमारी पाली थी। उसके बाद ये तो सभी को पता है कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या है, तो बौद्ध धर्म की भाषा हमारी पाली थी। लेकिन अब आपको याद रखना है
ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में क्या होता है, बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है और बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। तो हीनयान तो प्राचीन शाखा थी, उसके बाद जो शाखा होती है महायान। बौद्ध धर्म की महायान शाखा की भाषा पूछी जाती है हमारे एग्जाम में, तो आपको बताना है सर उनकी भाषा संस्कृत थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ बौद्ध धर्म की तो बता देना पाली, उसके बाद महायान शाखा की बता देना संस्कृत। ठीक है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं प्राकृत। प्राकृत के बारे में आपको पता है, ये हमारे जैन धर्म की भाषा थी। किसकी? जैन धर्म की। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो जैन धर्म की भाषा तो प्राकृत, बौद्ध धर्म की पाली, कोई डाउट नहीं है, यही है और यही आपको पता है। लेकिन महायान से पूछा जाए तो आप स्टार लगा लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, महायान शाखा जीएस में देखने को मिला, अगर आपने प्रीवियस पेपर करे होंगे तो बहुत ज्यादा। उससे अलग मैं आपको बता देता हूं कि महावीर स्वामी की जो पहली भाषा थी, या महावीर स्वामी ने जो प्रथम उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे, तो बताना सर वो दिए थे अर्धमागधी में। किसमें? अर्धमागधी में। तो देखो दोनों अलग अलग है, रटने से काम नहीं चलेगा, हम रट के चलते हैं कि पूछा जाता पाली आएगी तो बौद्ध धर्म, प्राकृत आएगी तो जैन धर्म। अरे पाली और प्राकृत के बीच में अर्धमागधी और संस्कृत भी है, किस किस तरह से है ये बस आपको समझना है, और यही हमारी प्रक्रिया है। बस रटना नहीं है, समझना है और समझ के ही चलना है। सब हमारे क्वेश्चन है जो हमारे अलग अलग एग्जामों में आए हैं, सबकी प्रक्रिया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जब जीएस की बात चल रही है आपको एक बात बतानी है। एक हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध अभिलेख है, अभिलेख, वो कौन सा अभिलेख है हमारा, जो प्राकृत भाषा में। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं है तो जब हमारी जीएस की सीरीज होगी तो जीएस फिर देखेंगे, जब जीएस की सीरीज होगी किस तरह से होता है, किस तरह से कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है, जनसंचार के माध्यम से ईमेल के बारे में पूछा है। जनसंचार के माध्यम से ईमेल की स्थापना कब की गई थी, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दे दिए गए हैं हमारे 1971, 1995, 1998 और 2004। ईमेल के बारे में पूछा है, तो ईमेल के बारे में आपको याद रखना इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। तो आंसर तो हमारा ए हो जाएगा। करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना, व्यक्ति जिसने की थी, व्यक्ति का नाम है रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन नामक व्यक्ति ने ईमेल की स्थापना की थी 1971 में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जनसंचार के माध्यम से पूछा गया है, तो याद रखना। इससे अलग जो आपको देखो याद रखना, तो 1971 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे यहाँ कि 1995 में, तो कुछ बताना कि सर हुई थी किसकी? इंटरनेट की। इंटरनेट की, भारत में इंटरनेट की बात हो रही है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई, बताना 1995 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमेल आए तो 1971। उसके बाद नेक्स्ट इससे अलग की कोई जानकारी? जी सर है। 1998 में किसकी की गई थी, तो बताना गूगल महोदय की। किसकी? गूगल की खोज की गई थी। 2004 में, ठीक है, मोहब्बत की दुकान फेसबुक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना, एफबी, गूगल, इंटरनेट और जो दिया गया है ईमेल, इसके लगे हाथों जब आप पढ़ ही रहे हो ईमेल, तो इसके साथ एक और याद कर लो जो होता हमारा जीमेल। ईमेल अलग है और जीमेल अलग है। अगर जीमेल पूछा जाए तो बताना सर 2004 में की गई है फेसबुक के साथ। करने वाले व्यक्ति का नाम, तो नाम याद रखना आएगा पोल बुचहाइट। पोल बुचहाइट नामक व्यक्ति ने जीमेल की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद बताने को तो इसे और ज्यादा चीजें बताई जा सकती है। जैसे अगर पूछा जाए सर इंटरनेट का जनक कौन है, तो इंटरनेट का जनक जो आज हम चलाते हैं, इंटरनेट का जनक आता है विंटर सर्फ या विंट सर्फ। महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। गूगल का, तो गूगल के तो बहुत प्रसिद्ध हो गए, अब तो ये अमीरी की लिस्ट में टॉप 3 में आ गए हैं। आपको याद रखना है जो गूगल का जनक है कौन है, एक होता हमारा लेरी पेज। लेरी पेज, और ये टॉप 5 के अंदर है अमीरी में। उसके बाद एक और आता है लैरी पेज और दूसरा आता है सर जेम्स। सर जेम्स, तो लैरी पेज, सर जेम्स दोनों गूगल के हैं। एफबी के तो मार्क जुकरबर्ग हैं, आपको पता ही है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा था। देखो ये जनसंचार के बारे में था। चीजें आप जितनी इकट्ठा कर लो उतनी कम है, आप इस तरह से करते चलो, और यही हमारा एक प्रैक्टिस करने का एक सही अच्छा रास्ता होता है, तरीका भी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण नहीं है। देखो अब विशेषण बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, यह गलत नहीं होना चाहिए,
क्योंकि इतनी मेहनत होती है, एक क्वेश्चन होता है, वरना आपने देखे होंगे बट डायरेक्ट क्वेश्चन कराया, डायरेक्ट आंसर, हाथ जोड़े और आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चले गए। ऐसा नहीं है, जब तक पूरे क्वेश्चन का चीर हरण ना कर दिया जाए तब तक अपना खत्म नहीं होता। देखो क्या दिया गया है, निम्नलिखित में विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, उसके बाद होगा संख्यावाचक, उसके बाद होगा सार्वनामिक, सार्वनामिक, ठीक है, गुणवाचक, संख्यावाचक, उसके बाद सार्वनामिक, और बचा हमारा एक परिमाणवाचक। ठीक है, तो कंठस्थ होने चाहिए, आपको याद रखना। अब देखो जब विशेषण पढ़ रहे हो और आप हो यहाँ, तो कुछ चीज और याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं? ठीक है, ये आपको कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद पूछा जाता है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण मेरा उद्देश्य रिवीजन कराने का है। ठीक है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण दोनों याद रखने हैं। ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण को और क्या कहते हैं तो बताना सर? इसे कहते हैं अंतर विशेषण। प्रविशेषण का अन्य नाम क्या है? अंतर विशेषण। ठीक है, प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताते हैं। आपके सामने है सरल। अब देखो मैंने आपसे पहचान के लिए बताया था सरल, सरल ऐसे कहते हैं ना, वो व्यक्ति बहुत सरल है। अब देखो हम क्या, विशेषण क्या होते हैं, एक बार विशेषण के बारे में देखो। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब देखो इसे कैसे पहचानेंगे? सरल, हम लिख देते हैं, एक शब्द लिख देते हैं व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति कैसा है? सरल। तो जो सरल है किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति। व्यक्ति कैसा है? सरल है। तो ये हमारा विशेषण है। दक्ष होता है जो निपुण होता है, बिल्कुल कंप्लीट दक्ष। और दक्ष कौन होता है? ऐसे भी लिख सकते हो, व्यक्ति ही लिख लेते हैं, दक्ष व्यक्ति। व्यक्ति कैसा है? निपुण है, दक्ष है। उसके बाद ठीक है, खामोश क्या है हमारा? विशेषण। ठीक है, विशेषता बता रहा है। उसके बाद जो वीरता है, ये हमारा विशेषण नहीं है, इसमें विशेषण क्या निकलेगा? वीर निकलेगा। ठीक है, और आप पहचान के लिए व्यक्ति से प्रश्न करके देख लो। ठीक है, ये जो व्यक्ति है कैसा है? वीर। तो वीर किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति की। ठीक है, आप इस तरह से छांट सकते हो, आप कर सकते हो, बस आपको करना है। ठीक है, डरना नहीं है। मैं एक चीज बता देता हूँ, विशेषण और भाववाचक संज्ञा इतना परेशान करेंगे, लेकिन आप अगर सही से करोगे तो बाहर नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सच्छास्त्र का उचित विच्छेद बताना। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा होने वाला है? कौन सा रूप है जो हमारा शुद्ध रूप एग्जैक्ट होने वाला है? सभी में सेम सेम है, लेकिन आपको याद रखना जो इसमें दिए गए हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी में सेम है। अगर हम इस तरह से कर देंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्य धन क्या हो जाएगा? शास्त्र हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विलोम शब्द पूछ लिया है। अब देखो विलोम शब्द तो गलत नहीं होने चाहिए। क्या दिया गया है? संपन्नता। संपन्नता का विलोम शब्द पूछा, क्या होता है? संपन्नता। संपन्न व्यक्ति, बिल्कुल मस्त संपन्न है वो, निपुण है वो, बिल्कुल पूरी तरह से पूर्ण है, कंप्लीट है, संपन्न है। ठीक है, जो आप ढूंढ रहे हो वो ऑप्शन में नहीं है। संपन्नता का विपन्नता होता है भैया, सामने नहीं दिया गया है। अब इसमें से निकालो संपन्न व्यक्ति, छांटो। अगर आपको शब्द अर्थ का बताया आप छांट लोगे। संपन्नता जो कंप्लीट हो, उसके बाद निर्धनता जो गरीब हो, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, शब्दों का अर्थ पता है तभी हमारे पर्यायवाची और हमारे विलोम शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पूछा गया है, आपके सामने है। और क्या पूछा गया है इसमें? लोकसभा में कौन सी संख्या होगी? बताइए क्या संख्या होगी हमारी लोकसभा में? हमारी लोकसभा हो, ठीक है, हमारी राज्यसभा हो, हमारी विधानसभा हो, हमारी विधानमंडल हो, हमारी विधान परिषद हो, A to Z कुछ भी हो, सब में एक ही संख्या होगी। ठीक है, कौन सी संख्या होगी हमारी? तो बताना समूहवाचक। ठीक है, संज्ञा तो गलत नहीं कर दिया आपने, कभी पता चला इसमें कुछ और लगा दिया हो। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण समूहवाचक संख्या जो मैंने बोली है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, ये तो होते हैं। इससे अलग होता आयोग। कैसा है बताना सर? समूहवाचक। परिवार, कौन सा शब्द? आयोग, परिवार। उसके बाद पुलिस। यदि आपको कोई भी गलत लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता देना सर गलत है। उसके बाद सेना, यही अपना उद्देश्य है कि अगर गलत हो तो आप बता दो। उसके बाद जैसा होता है ताश के पत्ते। नेक्स्ट होती है जनता,
जो हमारी जनता होती है। उसके बाद होती है बैठक, नेक्स्ट झुंड, उसके बाद पार्टी, नाम याद रखना संसद, सब आ जाएंगे संसद के साथ। उसके बाद हो जाएगी टीम, जो हमारी टीम होती है। उसके बाद टीम के बाद लेंगे राजा की प्रजा जो होती है, प्रजा, ठीक है, पंचायत। उसके बाद हमारी सरकार, अब बताना क्या सरकार है या नहीं है, ठीक है, सब है ये हमारे जन समूह, जनता, कर्मचारी वर्ग, सब आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे समूहवाचक हो जाएंगे, ठीक, जो ग्रुप बनाते हैं समूहवाचक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द बताना है। वाक्यांश से क्वेश्चन पूछा गया है, पर्वत की जो तलहटी होती है उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे जो हमारा सटीक होगा। देखो, अगर क्वेश्चन पूछा गया पर्वत की तलहटी अर्थात उसके नीचे वाली जमीन, जो हिस्सा होता है नीचे वाला, पर्वत की तलहटी होती है उपत्यका, ऑप्शन नंबर बी। यदि होता पर्वत के ऊपर की भूमि, अगर पर्वत के ऊपर की होती ना तो अधिक कर देते, अधिपत्यका हो जाती। पर्वत के ऊपर की अधिपत्य, पर्वत के नीचे की उपत्यका, इतनी चीजें याद रखना, एक दूसरे के विलोम शब्द भी है, अधिपत्यका उपत्यका होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एक और दे दिया विलोम शब्द, कभी कभी हमारे दो दो तीन तीन सेट हो जाते हैं उसमें विलोम शब्द नहीं होते, इसमें दो आ गए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो बताओ क्या है, कौटिल्य। अब देखो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अच्छे होंगे, जो एग्जाम में आने की उम्मीद होगी, जिस क्वेश्चन में दम होगा। अब मैं ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ के कोई टाइम खराब नहीं करना चाहता कि आपसे पूछूं आप बताओ अमृत का आप 20 लगा के खुश हो जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा ना, वो एग्जाम में आएगा, और अगर वो एग्जाम में आया तो उसे 99% बच्चे करेंगे, उसका कोई महत्व नहीं है उस क्वेश्चन का। सही है, जो लेवल होता है हमारा उससे ऊपर की तैयारी करनी होती है, जब जाके हमारा वो लेवल निकल पाता है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। यदि अगर उसी लेवल पर रहेंगे ना तो चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है। कौटिल्य का विलोम शब्द बताओ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्जव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बताओ कौन सा था। परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन, उसके बाद तितली, बताइए। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास इंपोर्टेंट है, ये रिपीट है क्वेश्चन और ऐसे ही घूमता रहता है। तो हिंदी का जो हमारा प्रथम मौलिक उपन्यास है क्या है, परीक्षा गुरु। सर ये जब इतना बता दिया तो ये भी बता दो किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, श्री निवास दास द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है तो बताना, 1882 में लिखा गया था, सही है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो दिया गया हमारा आनंद मठ, सभी को पता है किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। उसके बाद गबन हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा। उसके बाद ये बताओ किसका होगा, तितली बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, छायावाद के कवि में भी आते हैं, क्या नाम है बताना, जय शंकर प्रसाद जी। तो चारों हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का हमारा प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन पूछा गया है, क्या दिया गया है, व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। संज्ञा से हमेशा से ही क्वेश्चन पूछे रहते हैं, बनते रहते हैं, आपको याद रखना है। देखो क्वेश्चन पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताओ, तो बताना व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं सर 3 भेद। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला बताना रूढ़ शब्द जो माने गए हैं, दूसरे जो योग से बन जाते हैं यौगिक शब्द, यौगिक, और तीसरे योग रूढ़ शब्द, ठीक है। और ये आप रचना के आधार पर शब्द भेद भी पढ़ पाए हो, कोई परेशानी नहीं, यहाँ भी आते हैं क्योंकि इन्हीं से उनका निर्माण होता है। एक तो ये याद रखना व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो पूछा जाता है बताना 3 होते हैं। एक पूछा जाता है संज्ञा के विकारक तत्व, संज्ञा के विकारक तत्व, विकारक तत्व कितने होते हैं, कहना सर होते ये भी 3 ही है।
होते कौन कौन से हैं ये बता दो। तो याद रखना जो हमारे विकारक तत्व होते हैं, पहला होता है लिंग, दूसरा होता है वचन और तीसरा होता है कारक। तो लिंग वचन कारक क्या है, कहना संज्ञा के विकारक तत्व। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, 3, ऋण, यौगिक और योग ऋण। लेकिन मेन चीज तो हमारी छूटी गई, जो मेन हमारी पूछी जाती है। ठीक है, अगर पूछा जाए संज्ञा के भेद बताओ, या क्वेश्चन हो अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, तो देखो अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद और संज्ञा के भेद इस तरह से पूछा जाए तो बताना 5 कौन कौन से जो हमारे सदाबहार चलते रहते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य और लास्ट भाववाचक। भाववाचक को क्या बोलते हैं, इसे हम अदृश्य भी बोलते हैं। ऐसी संज्ञा जो दिखाई ना दे या जिसे अदृश्य संज्ञा कहते हैं, क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि भाववाचक जो संज्ञा होती है ये, इसका निर्माण कितनी तरह से होता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। ठीक है, जब आएगा तब देखेंगे, पढ़ेंगे। जाति, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय। जाति, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से हमारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं और संज्ञा के विकारक तत्व भी 3 होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया हमारा अलंकार से, और क्या पूछा है, प्यास मिटी मोहन का मुख देखी। प्यास मिटी मोहन का मुख देखी में अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा बताइए। ऑप्शन दे दिए गए हैं अलंकार के बारे में। अब अलंकार तो आपसे बाहर नहीं जाएंगे, इसकी तो उम्मीद करता हूं मैं आपसे। अगर नहीं भी करते तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप अलंकार कर रहे हो तो आप छोड़ के मत आना उसे, क्योंकि अलंकार जब कभी भी आप करो, कहीं से भी पढ़ लो, कोई परेशानी नहीं है, बस व्यवस्था से पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं प्रतीप अलंकार है हमारा, ये हमारा उपमा का उल्टा होता है। उपमा का उल्टा होता है। उपमा का उल्टा क्या है, उपमा में तो सा भी आते हैं, सी भी आते हैं और से भी आते हैं, तो सा सी से इसमें भी आते हैं। लेकिन उपमा में क्या होता है, उपमा में कुछ सामान्य बात की जाती है। जैसे एक वाक्य लिख देते हैं, चांद सा मुख। अब देखो यहां पे क्या मुख है, मुख, चांद सा मुख, मुख कैसा है, चांद के जैसा। तो ये हो जाएगा हमारा चांद सा मुख में क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। यदि हम इसे बना देते हैं अलग तरह से, जैसे लिख देते हैं मुख सा चांद। अब इसमें हमने क्या कर दिया, हमने देखो बड़ी वाली वस्तु जो चांद था उसे लज्जित कर दिया। हमने ये बोला कि ये जो मुख है कैसा है, चांद के जैसा है। ये तो गलत बात है, ठीक है, गलत बात है। ये चांद के जैसा मुख नहीं होता, चांद मुख जैसा नहीं होता, चांद के जैसा मुख होता है, वो सही है। यदि हम बड़ी वस्तु को लज्जित कर देंगे तो वहां होता हमारा प्रतीप अलंकार। तो प्रतीप उल्टा चलता है किसका, उपमा का। इसका इस वाले क्वेश्चन से लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। उत्प्रेक्षा पर आ जाते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या क्या आते हैं तो बताओ, पहचानने के लिए इसमें आते हैं मानो, मानो, मनेहू, जानो, जनेहू। मानो, मनेहू, जानो, जनेहू ये आते हैं। और क्या होती है इसमें, तो इसमें तो संभावना दर्शाई जाती है। संभावना किसमें दर्शाई जाती है, उत्प्रेक्षा। और पहचान के लिए क्या आते हैं, मानो, मनेहू, जानो, जनेहू जैसे शब्द हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले में प्यास मिटी मोहन का मुख देखी, ना मानो, ना मनेहू, ना जानो, ना जनेहू, तो ये भी नहीं होगा। आप अगर अलंकार करने बैठे हो तो करके आना, छोड़ के मत आना, क्योंकि अलंकार भले ही कितने होते हैं लेकिन ऑप्शन में तो उस दिन 4 मिलेंगे, और उन 4 की अगर परिभाषा का पता है तो इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि वो बाहर निकल जाए। छोड़ के मत आना बस। रूपक अलंकार, इसमें क्या होते हैं, एक तो याद रखना इसमें योजक चिन्ह होते हैं। जो योजक चिन्ह होता है ये होता है बिल्कुल, अगर कभी योजक चिन्ह ना हो तो इसमें आरोप लगाया जाता है। ठीक है, ना ही ऊपर कुछ आरोप लगाया गया है, आप छांट के ला सकते हो। अब बात कर लेते हैं जो हमारा विभावना अलंकार होता है।
विभावना अलंकार ये हमारा आंसर भी होने वाला है। और विभावना का नाम का अर्थ भी याद रखना, विभावना का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना करना। जब हम विशेष प्रकार की कल्पना करने लग जाते हैं तो वहां हमारा विभावना अलंकार होता है। विभावना अर्थात विशेष प्रकार की कल्पना, जैसे प्यास मिटी, प्यास मिटी, मोहन का मुख देखी, बहुत तेज प्यास थी, मोहन का मुख देखा और प्यास मिट गई, ये हमने कल्पना की थी, तो इसमें विभावना अलंकार हो जाएगा। हाँ, अगर देखो चारों ऑप्शन में अतिशयोक्ति होता, चारों ऑप्शनों में अतिशयोक्ति होता तो हमारा थोड़ा बन जाता कि सर इसमें तो बहुत ज्यादा फेंकने वाली बात हो रही है, कि ऐसा तो नहीं है कि प्यास मिटी, मोहन का मुख देखी, कि मोहन का मुख बिस्लरी का काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सही है, तो आप समझो जो मैं बताना चाह रहा हूं, आप छोड़ के मत आना। अगर आपकी एरिया में से क्वेश्चन है, आपके फील्ड आपके क्षेत्र में है ना, तो उसकी औकात नहीं है कि वो बाहर चला जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी देखते हैं जो हमारा दिया गया है, जल्दी चलते हैं। विराम चिन्हों का राजा बताना है, किसे कहते हैं, कौन सा चिन्ह है हमारा जो विराम चिन्हों का राजा कहलाता है, बताइए। कई बार इसके बारे में चर्चा की है, विराम चिन्हों के बारे में आते रहते हैं। विराम चिन्हों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, अर्थात सांस लेने के लिए जो क्षण भर का ठहराव होता है वो हमारा विराम चिन्ह का काम करता है। पहला दिया गया है उपविराम, जो हमारा उपविराम होता है हम इस तरह से लगा देते हैं, अगर आपको पता हो। उसके बाद दिया गया अल्प विराम, ये इस तरह से लगा देते हैं। उसके बाद दिया क्या दिया गया योजक चिन्ह, योजक चिन्ह तो हमारा इस तरह से लगता है, जो हमारे रूपक अलंकार में आता है और संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता है। आपको यह भी याद रखना कि जो हमारा योजक चिन्ह होता है इसका प्रयोग हम संस्कृत में तो नहीं करते हैं, लेकिन रूपक अलंकार में आता है। ठीक, आगे क्या दिया गया लाघव चिन्ह, लाघव होता है किसी वस्तु को छोटा करने के लिए, ठीक है, जो इस तरह से बना देते हैं। तो ये सारे चिन्ह आपको याद रखना। लाघव का प्रयोग करते हैं, जैसे लिख देते हैं, कोई भी शब्द लिख देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं अनुच्छेद, हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी में इस तरह से लिखते हैं और ऐसे बना देते हैं, तो ये जो हमारा लाघव है, छोटा करने के लिए आता है किसी चीज को। अब देखते हैं जो दिया गया है, विराम चिन्हों का राजा कहते हैं अल्प विराम को, ठीक है। और ये जो अल्प विराम है बहुत खतरनाक है, ये क्वेश्चन पूछा है विराम चिन्हों का राजा क्या ना अल्प विराम। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ऐसा विराम चिन्ह जो शब्दों के स्थान पर आता है, शब्दों के स्थान पर। तो शब्दों के स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह आता है, तो बताना सर अल्प विराम आता है, और इसी कारण इसे सबसे प्रमुख माना है और विराम चिन्हों का राजा बोला है इसे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और क्या पूछा है इसमें, अर्थशास्त्र पूछा है। अर्थशास्त्र किस भाषा का शब्द है। इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे आते रहते हैं, और ये रिपीट क्वेश्चन है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो जरूर हुआ होगा। पुर्तगाली, तुर्की, यूनानी और अंग्रेजी, कौन सी भाषा का शब्द है हमारा अर्थशास्त्र, ठीक है, आपको याद रखना है। देखो जो हमारा अर्थशास्त्र है, इसी के सहयोगी अर्थात इसी के संबंधी हमारे अन्य आएंगे। जैसे होगा एक शब्द आएगा हमारा इंडिया। अब बताओ इंडिया कौन सी भाषा का शब्द है, उसी भाषा का अर्थशास्त्र है इंडिया, अर्थशास्त्र। उसके बाद टेलीफोन, उसी भाषा का है टेलीफोन। उसके बाद दिया गया है नेक्स्ट बाइबिल, बाइबिल भी उसी भाषा का शब्द है, बताना है। उसके बाद नदी का जो होता है डेल्टा, नदी का डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट अकेडमी, अकेडमी, अकेडमी से अलग जो आपको याद रखना है इसका महत्वपूर्ण आता है एटलस। ये सारे शब्द हैं, अर्थशास्त्र भी इसमें है, तो ये कौन सा है भैया बताना, ये सारे हमारे यूनानी भाषा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे तुर्की भाषा के महत्वपूर्ण शब्द हैं, आपको याद रखना है तुर्की भाषा के शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये कम आते लेकिन आते जरूर हैं। जैसे तुर्की भाषा का शब्द है कौन सा होता है हमारा, तो पहले बताना उर्दू, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, तुर्की भाषा का है। जबकि अन्य शब्द आएंगे आपको याद रखना बहादुर, उसके बाद आएगा दरोगा। देखो दरोगा कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है, तो हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। उसके बाद आएगा मुगल, जो हमारे यहाँ आए थे मुगल, किस भाषा का शब्द है, तो बताना तुर्की। मुगलों के साथ क्या क्या आई थी, तो बताना उनकी बेगम भी आई थी, बहुत बहुत बेगम होती है। उसके बाद बेगम को बीबी कहते हैं, तो बेगम और बीबी दोनों कौन सी भाषा के शब्द हैं, हमारे तुर्की भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे शब्द हैं आपको याद रखना है। उसके बाद जो दिया गया हमारा अंग्रेजी भाषा के, आसान होते हैं, सबसे आसानी ये होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द में क्या आते हैं, जैसे
मेन चीज आपको याद रखना, इसमें कर्नल आता है, कर्नल पूछा जाए, जो पूछा भी जाता है कई बार हमारा इसी भाषा का। उसके बाद प्रेस, प्रेस हमारे यहाँ कौन लाए थे? पुर्तगाली ही लाए थे। उसके बाद लोहा इस्पात वाला, इस्पात। जबकि इससे अलग जो हमारे शब्द आएंगे, आलू, पपीता, ये सब हमारे कौन सी भाषा के? पुर्तगाली भाषा के। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, नहीं है ये तो आपका क्वेश्चन था, ये आपको करना था, ये मैंने बता दिया। तो आपके लिए एक क्वेश्चन दे देता हूं, आपको एक क्वेश्चन बताना है कि बताना है प्रगति किस भाषा का शब्द है, बताना। और बताएं, एक प्रगति है और एक है टमाटर। दोनों शब्द बताने कौन सी भाषा के शब्द है। आप ढूंढोगे, आपकी सोच के बाहर मिलेंगे ये दोनों शब्द। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अगर वीडियो पसंद आई कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड।